हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक पटनायक। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक आइडिया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देना चाहता हूं। तो चलिए पहले हम कुछ जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ पढ़ लेते हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपके जो नोट्स बना रहे हो उसी में आप इसको इन्वॉल्व मत करना, इसी को थोड़ा साइड में रख लेना, क्योंकि जब आप इसको समझ में आ जाएगा आपको, तब जाके आपको जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और कैसे फॉर्म होता है, ये हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए BH3। ये जो BH3 है, यहाँ पे सेंट्रल एटम बोरॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। ये जो एटॉमिक नंबर 5 है, अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो कुछ इस तरीके से आएगा 1s2 2s2 2p1। और बोरॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तब 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है 2p में, तो 2p2 हो जाता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p2 बन गया। किसमें? बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट में। जब ये 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तब हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होते हुए नज़र में आएगा। क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के भाया हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, तब हमें जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। तो ये जो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका प्लेनर होते हैं और इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम जो बोरॉन है, यहाँ पे जो बोरॉन है, इसके पास अभी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार हो गया। ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन का 1s1 और बोरॉन के 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होता है। जब ओवरलैपिंग होता है तो यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो जाने के बाद तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए अभी ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, BH3 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बॉन्डिंग दिखाने का मतलब यही था कि तुम्हें आप जो यहाँ पे जो आपको नज़र में आ रहा होगा, एक ऑर्बिटल वैकेंट है। क्या है ये? यहाँ पे एक ऑर्बिटल वैकेंट है, इसे हम वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है 2pz है, ये 2pz वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से लाई करता है। ये बिल्कुल वैकेंट है, तो इस वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन BH3 क्यों एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बोरॉन है, इसी की आइटोमर शेल में, दैट मीन्स इसको सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन के सराउंडिंग 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स इसे ऑक्टेट को पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो जब BH3 को और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तब BH3 ऑक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब BH3 को और 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तब BH3 अपने बोरॉन जो है अपना ऑक्टेट स्टेट को पूरा कर लगा। इसीलिए ये BH3 क्या होता है? जब हम NH3 के साथ BH3 की रिएक्शन करते हैं, और हमें पता है बोरॉन में एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ये है वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन में,
वैकेंट ऑर्बिटल है। जब हम BH3 को लेके NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तब NH3 क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोरोन की वैकेंट ऑर्बिटल में शेयरिंग में डोनेट करता है, शेयरिंग में डोनेट करता है, और इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, और इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसे हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, नहीं तो डेटिव बॉन्ड कहते हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है एक स्पेसिस, एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे NH3 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स एक स्पेसिस ऐसा होना चाहिए, उसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, और दूसरा स्पेसिस ऐसा होना चाहिए जो कि वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख सके, तब जाके हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए नजर आ रहा है, अभी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक इसी तरह हमारे भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ठीक इसी तरह हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो लिगैंड है, जो लिगैंड है इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो लिगैंड है इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये लिगैंड मेटल को डोनेट करके, शेयरिंग में डोनेट करके, लिगैंड और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि हमें पता है कि मेटल में d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, जब मेटल है उसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तब लिगैंड क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को मेटल को मतलब शेयरिंग में डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। और आपको पता है जो फर्स्ट ईयर में लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे हैं, वहाँ पे जो साइंटिस्ट लुईस थे वो एक थ्योरी के माध्यम से बताए थे, जो कोई भी स्पेसीज अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, अगर कोई भी स्पेसीज एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उस स्पेसीज को आप लुईस बेस बोलोगे। कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता है, नहीं तो डोनेट करता है, दैट मीन्स उस स्पेसीज को आप लुईस बेस कहोगे। ये ताली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी को आप लुईस बेस कहोगे, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग इन्होंने NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। लुईस ने क्या बोला था, कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो आप उस स्पेसीज को लुईस बेस बोल सकते हो। और लुईस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, अगर कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है, उसी स्पेसीज को आप लुईस एसिड भी बोल सकते हो। तो इसको हम लुईस एसिड बोल सकते हैं। दैट मीन्स हमारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लिगैंड जो है, लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिगैंड को हम क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस बोल सकते हैं। और मेटल क्या करता है, वही इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रखता है। दैट मीन्स यहाँ पे मेटल को हम क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं। और लिगैंड को हम लुईस बेस बोल सकते हैं। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के पीछे का हिस्ट्री, हम कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को फॉर्मेशन करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, कोई भी 2 स्पेसीज के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, तब जाके फॉर्मेशन होगा जब एक स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और दूसरे स्पेसीज के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वही वैकेंट ऑर्बिटल में, तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था हमारा जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने से पीछे जो कहानी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमारा पहला पार्ट जो है ये है सेंट्रल मेटल एटम। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। दैट मीन्स क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि डिफाइन सेंट्रल मेटल एटम। आप कैसे डिफाइन करोगे सेंट्रल मेटल एटम को, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए।
सेंट्रल मेटल एटम को डिफाइन करने के लिए पहले आप देखो सेंट्रल मेटल एटम किसके अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन है, सेंट्रल मेटल एटम है। और इसको घेर के कौन रखा है, लिगांड घेर के रखा है। दैट मीन्स एक फिक्स नंबर ऑफ लिगांड मेटल के साथ बॉन्डेड है, फिक्स नंबर ऑफ लिगांड मेटल के साथ बॉन्डेड है। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर द मेटल टू व्हिच द मेटल टू व्हिच fixed number of ligand, the metal to which fixed number of ligands are bonded, fixed number of ligands are bonded is called central atom और सेंट्रल मेटल एटम। पूरे सेंटेंस लिख लेना, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर द मेटल टू व्हिच फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स आर बॉन्डेड आर कॉल्ड सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल एटम। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे मेटल को क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड या फिर लुईस बेस, लुईस एसिड, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे हम लुईस एसिड बोलते हैं। सिंस मेटल रिसीव द इलेक्ट्रॉन पेयर, since metal receive the electron pair from ligand, since metal receive the electron pair from ligand, so it is called as Lewis acid, so it is called as Lewis acid। तो ये था हमारा सेंट्रल मेटल एटम का डेफिनेशन। तो इसे हम क्यों लुईस एसिड कहते हैं, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं ना। यहाँ पे एक कोबाल्ट NH3 6 यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, ये कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम। कोबाल्ट क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। तो नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हेडिंग लगाना कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं। जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड बंद होके रहते हैं, जिस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल और लिगेंड एनक्लोज्ड होके रहते हैं, उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में, इन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, in the coordination compound the metal and ligands, in the coordination compound the metals and ligands are enclosed, बंद होके रहते हैं, enclosed by a, the metal and ligands are enclosed by a square bracket, enclosed by a square bracket which is called as coordination sphere, which is called as coordination sphere। इससे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी बोल सकते हैं, इससे हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी
बोल सकते हैं। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर। हेडिंग लगाना आयोनाइजेशन स्फीयर, हेडिंग लगाना आयोनाइजेशन स्फीयर। आयनाइजेशन स्फीयर का डेफिनेशन क्या होगा? आयनाइजेशन स्फीयर का डेफिनेशन क्या होगा? आयनाइजेशन स्फीयर मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट था। दैट मीन्स एक ऐसा स्पेसीज जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर प्रेजेंट होता है, उसी को हम आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। तो लिखना यहाँ पे द स्पेसीज which is present outside the coordination sphere, the species which is present outside the species which is present outside the coordination sphere, the species which is present outside the coordination sphere is called as ionization sphere, is called as ionization sphere और काउंटर आयन, इसे हम काउंटर आयन भी बोल सकते हैं, और काउंटर आयन। तो यह था हमारा आयनाइजेशन स्फीयर का डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाना लिगैंड। हम अभी डेफिनेशन लिखेंगे किसका? लिगैंड। नेक्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे किसका? लिगैंड के बारे में। देखो हेडिंग लगाना, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है हमारे पास? लिगैंड। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास लिगैंड। तो लिगैंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिगैंड को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट मीन्स यहाँ पे गौर कीजिए, लिगैंड किसके अंदर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। और लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है जो सेंट्रल मेटल एटम को घेर के रखा है। और लिगैंड को लिगैंड होने के लिए किसी भी एलिमेंट और कोई भी स्पेसीज, वो स्पेसीज एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, और या फिर वो मॉलिक्यूल हो सकता है। कोई भी स्पेसीज हम लिगैंड तब जाके कह सकते हैं अगर वो स्पेसीज उसका कैपेसिटी हो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करने का। अगर कोई भी स्पेसीज अगर उसके पास कैपेसिटी हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए, तब जाके हम उसे लिगैंड कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिगैंड किसके अंदर है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। यहाँ में लिखेंगे इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर द स्पेसीज, in the coordination sphere the species in bracket atom, ion और molecule, atom, ion और molecule, in the coordination sphere the species atom, ion or molecule which surrounds the central metal, which surrounds the central metal, the species atom, ion or molecule which surrounds the central metal and has a capacity to donate electron pair to the metal and has a capacity to donate electron pair to the metal is called as ligand। बात समझ में आ रहा है? तो ये था पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? लुईस के अकॉर्डिंग कोई भी स्पेसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखना since ligand donate electron pair to the metal, so it is called as Lewis
बेस। मेटल को हम लुईस एसिड कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करके अपने अंदर रखता है, और यहाँ पे हम इसे लुईस बेस कहते हैं। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अभी हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लिगैंड का लोन पेयर दिखा दिया यहाँ पे, ये है लिगैंड का लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह के सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो लिगैंड का लोन पेयर है अभी इसे डोनेट करेगा मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में, मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल में। जब ये डोनेट होता है तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये क्या हो गया अभी, कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड। ये जो फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे डोनेट कर रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में। लिखना है यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। दैट मीन्स लिगैंड के बारे में आपको जानकारी मिल गया। लिगैंड किसे कहते हैं, लिगैंड एक ऐसा स्पेसीज है, यानी वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसका टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की मेटल को, और वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट हो। उसी स्पेसीज को हम क्या कहेंगे, लिगैंड कहेंगे। एग्जाम्पल लिखना यहाँ पे लिगैंड का, कुछ एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे लिगैंड की। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, NH3 एमोनिया। देखिए NH3 में लोन पेयर है, NH3 में लोन पेयर है जो डोनेट कर सकता है। और एक एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे H2O, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, मिनिमम वन लोन पेयर होना चाहिए डोनेट करने के लिए। दैट मीन्स ये भी ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर सकता है। थर्ड में लिखिए यहाँ पे कार्बोनिल। फोर्थ में लिगैंड पे लिखिए थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। ये था हमारे लिगैंड का एग्जाम्पल जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को, मेटल को डोनेट कर सकते हैं। देखिए यह हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी खत्म हो गया। इसके बाद आप हेडिंग लगाओ, डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड। हेडिंग लगाना, हेडिंग लगाना डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड, हेडिंग लगाना डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड। डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड हेडिंग लगा दिया आपने। तो देखिए डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड किससे कहते हैं, लिखना है यहाँ पे द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग साइड, the number of coordinating side or coordinating group, the number of coordinating side or coordinating group present in a ligand, the number of coordinating side or coordinating group present in a ligand is called डेंटिसिटी, इज कॉल्ड डेंटिसिटी। इस डेफिनेशन को चलिए आप एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। हम एक लिगैंड यहाँ पे ले लेते हैं NH3, हम यहाँ पे एक लिगैंड ले लेते हैं NH3। ये NH3 लिगैंड जब मेटल के साथ बाइंड होगा, जब मेटल के साथ बाइंड होगा, मान लेते हैं ये मेटल है तो यहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये NH3 लिगैंड जब मेटल के साथ बाइंड होगा तो यहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेट यही कर रहा है, नाइट्रोजन एटम कर रहा है। दैट मीन्स एक नाइट्रोजन ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइड क्या हो गया, कितने हो गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइड, यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइड 1 हो गया। जब कोऑर्डिनेटिंग साइड 1 हो जाता है तो डेंटिसिटी क्या हो जाएगा, अभी डेंटिसिटी 1 हो जाएगा। जब डेंटिसिटी 1 होता है तब ये लिगैंड को हम
मोनोडेंटेड लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोडेंटेड लिगैंड। तो NH3 को हम मोनोडेंटेड लिगैंड क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि NH3 में कोऑर्डिनेटिंग साइड कितने हैं? एक ही है। जब कोऑर्डिनेटिंग साइड एक ही है दैट मीन डेंटिसिटी भी एक हो जाएगा। जिस लिगैंड का डेंटिसिटी एक हो जाएगा उसको हम मोनोडेंटेड लिगैंड कहेंगे। ठीक उसी तरह और एक एग्जाम्पल लिख लेना, इथिलीन डायामीन। और एक एग्जाम्पल लिख लेना, इथिलीन डायामीन। ये इथिलीन डायामीन कुछ इस तरीके से होता है, NH2 H2 को मैं नीचे लिख चुका हूँ, थोड़ा इसे साफ कर देता हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? इथिलीन डायामीन। देखिए इस इथिलीन डायामीन को हम कैसे लिखते हैं? CH2 NH2 NH2। इस नाइट्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये कोऑर्डिनेट करेंगे मेटल के साथ, ये कोऑर्डिनेट करेंगे मेटल के साथ। दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइड कितने हो गए? यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग साइड, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग साइड। और आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप कंप्लीटली बोल सकते हो। ये एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है और ये एक कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है। दैट मीन्स यहाँ पे डोनर एटम कौन है? डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो नाइट्रोजन है। यहाँ पे भी डोनर एटम कौन है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग साइड 2 हो गया। यहाँ पे लिख लेना, कोऑर्डिनेटिंग साइड इक्वल टू 2। जब कोऑर्डिनेटिंग साइड 2 हो गया तो डेंटिसिटी कितने हो जाएगा? डेंटिसिटी भी 2 हो जाएगा। दैट मीन्स इससे हम कौन किस टाइप के लिगैंड कह सकते हैं? बाईडेंटेड। बाई का मतलब 2 है, बाईडेंटेड लिगैंड। इससे हम बाईडेंटेड लिगैंड कह सकते हैं। और या फिर डाईडेंटेड, कुछ किताब में डाईडेंटेड भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। तो हम इसे डाईडेंटेड लिगैंड भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा मोनोडेंटेड लिगैंड, क्योंकि इसका डेंटिसिटी 1 है तो इसलिए मोनोडेंटेड लिगैंड। ये था हमारा बाईडेंटेड लिगैंड, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेटिंग साइड 2 है और डोनर एटम 2 है और कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप भी 2 है, इसलिए हम इसे बाईडेंटेड लिगैंड कहते हैं। तो इसको हम डेंटिसिटी ऑफ लिगैंड के अंदर रखते हैं। अभी हेडिंग लगाना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। हेडिंग लगाना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। अभी हेडिंग लगाना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। जो लिगैंड है उसी का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। लिगैंड कितने प्रकार के हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। लिगैंड क्या है? लिगैंड एक ऐसा स्पेसीज है जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, तो उसी को हम लिगैंड कहते हैं। और लिगैंड कितने प्रकार के हैं हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? फर्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। बेस्ड ऑन डेंटिसिटी लिगैंड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। बेस्ड ऑन डेंटिसिटी लिगैंड को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है मोनोडेंटेड लिगैंड, एक है मोनोडेंटेड लिगैंड, दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगैंड। दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगैंड। एक है मोनोडेंटेड लिगैंड और दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगैंड। तो जो मोनोडेंटेड लिगैंड है, फिर से इस मोनोडेंटेड लिगैंड को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू चार्ज। अकॉर्डिंग टू चार्ज तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन चार्ज, बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगैंड। बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगैंड, लिगैंड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखते हैं। मोनोडेंटेड पॉजिटिव लिगैंड, मोनोडेंटेड
पॉजिटिव लिगैंड, मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगैंड, यह है मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगैंड। उसके बाद मोनोडेंटेड क्या आएगा, न्यूट्रल लिगैंड। जिस लिगैंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मोनोडेंटेड पॉजिटिव लिगैंड, जिस लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसका डेंटिसिटी भी एक है, दैट मीन्स मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगैंड। और जिस लिगैंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, पर डेंटिसिटी एक है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं उसे मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगैंड। अभी ये जो पॉलीडेंटेड लिगैंड है, पॉलीडेंटेड लिगैंड का मतलब क्या है, डेंटिसिटी मोर देन वन। अगर मोर देन वन डेंटिसिटी हो गया तो उसे हम पॉलीडेंटेड कैटेगरी में रखेंगे। इसमें कौन कौन आएगा, बाईडेंटेड जिसका डेंटिसिटी 2 है, और आएगा क्या, ट्राइडेंटेड, बाईडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, टेट्राडेंटेड लिगैंड। ठीक उसी तरह लिख लेना यहाँ पे पेंटा डेंटेड लिगैंड, और लास्ट में है हेक्सा डेंटेड लिगैंड, हेक्सा डेंटेड लिगैंड। अगर हैंडराइटिंग दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ मुँह से, आप लिख लेना। पहला है बाईडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, टेट्राडेंटेड लिगैंड, पेंटाडेंटेड लिगैंड और हेक्साडेंटेड लिगैंड। ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन लिगैंड का। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा क्लासिफिकेशन है आपके पास बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ लिगैंड विथ मेटल। लिगैंड का नेचर ऑफ बॉन्डिंग मेटल के साथ, इसके हिसाब से हम लिगैंड को पढ़ेंगे। पहला है फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड। उसके बाद है ब्रीजिंग लिगैंड, ब्रीजिंग लिगैंड। थर्ड में है एम्बीडेंटेड लिगैंड। फोर्थ में है फ्लेक्सीडेंटेड हो गया आपके पास, ब्रीजिंग हो गया आपके पास, एम्बीडेंटेड हो गया आपके पास, और फोर्थ में है जो होगा क्या, कीलेटिंग लिगैंड, सॉरी हाँ कीलेटिंग लिगैंड। चौथा है कीलेटिंग लिगैंड। ये था आपका लिगैंड का क्लासिफिकेशन का टेबुलर फॉर्म। हम कंप्लीटली इस लिगैंड को इस तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी हिसाब से एक है मोनोडेंटल लिगैंड जिसका डेंटिसिटी 1 है, यहाँ पे लिख लेना छोटा सा, डेंटिसिटी इक्वल टू 1। और है पॉलीडेंटल लिगैंड जिसका डेंटिसिटी क्या होगा, जिसका डेंटिसिटी होगा ग्रेटर देन 1, जिसका डेंटिसिटी ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इसके पास मोर देन 1 डोनर साइड है और कोऑर्डिनेटिंग साइड है, तो इसे हम पॉलीडेंटेड लिगैंड कैटेगरी में रखे हैं। और इसके अंदर आ रहा है बाईडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। ठीक इसी तरह बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ लिगैंड विथ मेटल हम लिगैंड को इस 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। क्या है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगैंड, ब्रीजिंग लिगैंड, एम्बीडेंटेड लिगैंड और कीलेटिंग लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड, अभी हेडिंग लगाना मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड, तो व्हाट इज मोनोडेंटेड लिगैंड? डेफिनेशन क्या लिखना, डेफिनेशन में लिखोगे द लिगैंड व्हिच हैज 1 कोऑर्डिनेटिंग साइड और व्हिच कैन डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। द लिगैंड व्हिच हैज 1 कोऑर्डिनेटिंग साइड और which can donate 1 electron pair is called monodentate ligand. Is called monodentate ligand. For monodentate ligand, denticity equal to 1. For monodentate ligand, denticity equal to 1.
यहाँ पे हेडिंग लगाना अभी मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगांड, मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगांड। मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगांड का नेमिंग कैसे किया जाता है? नेमिंग में लिखना द नेम should end with the name should end with the suffix, the name should end with the suffix o, the name should end with the suffix o। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसका मतलब क्या है। जो जिसका नाम IT में ख़त्म हो या फिर AT में ख़त्म हो और या फिर IDE में ख़त्म हो, इन सभी में -e कर देना प्लस o लगा देना। जिसका नाम ITE में ख़त्म हो या फिर ATE में ख़त्म हो या फिर IDE में ख़त्म हो तो इसके साथ -e कर देना और प्लस o लगा देना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ITO, ATO और IDO। ये था नेमिंग। नेमिंग का रूल हम इस तरीके से करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, F माइनस 4 लोन पेयर रहेगा। ख्याल रखना कितने भी लोन पेयर हो, लेकिन मेटल के साथ जब कोऑर्डिनेट करेगा तो एक ही लोन पेयर को वो डोनेट कर पाएगा। देखिए ये जो फ्लोराइड लिगांड है इसको हम फ्लोराइड बोलते हैं ऑर्गेनिक में, फ्लोराइड। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, लास्ट में IDE आ रहा है तो E का हटाएंगे, O जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो। लिख लेना फ्लोरिडो। ठीक इसी तरह Cl माइनस आयन, ठीक इसी तरह Cl माइनस आयन, इसे क्या बोलोगे, क्लोरिडो। ठीक इसी तरह Br माइनस आयन लोन पेयर लगाना ना, इसे बोलते हैं ब्रोमिडो। ठीक इसी तरह I माइनस आयन को क्या बोलेंगे, आयोडिडो। ठीक इसी तरह I माइनस को क्या बोलेंगे, आयोडिडो। H माइनस को हाइड्रिडो, इसका ओरिजिनल नाम हाइड्राइड है, E हटा के हाइड्रिडो। OH माइनस को हाइड्रोक्सो, लास्ट में O आ रहा है, देखिए हाइड्रोक्सो। उसके बाद आपके पास है S माइनस 2, इसे बोलते हैं सल्फिडो। SH माइनस, इसे बोलते हैं मरकाप्टो, इसे बोलते हैं मरकाप्टो। देखिए यहाँ पे जो लिगांड मैंने लिखा हूँ, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयरिडो, इनका चार्ज कितना है, -1 है। देखिए इनके ऊपर माइनस माइनस लिखा गया है, दैट मीन्स इसका चार्ज भी -1 हो जाएगा। चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने में मदद आएगा। विदाउट चार्ज, अगर आपको चार्ज पता नहीं है तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट हरगिज नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो हाइड्रिडो का भी चार्ज कितना है, -1, हाइड्रोक्सो का भी -1, सल्फिडो का -2, मरकाप्टो का -1। चार्ज याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। O-2, O2-1, O2-2, इसे बोलते हैं ऑक्सो। नाम भी याद रखना, नोमेनक्लेचर में मदद होगा। इसे बोलते हैं सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्सो। इसे बोलते हैं पेरोक्सो, इसे बोलते हैं पेरोक्सो। नेक्स्ट है NH2-, इसे बोलते हैं एमिडो। नेक्स्ट है NH2-, ये है NH नीचे 2 ऊपर माइनस, NH2- को एमिडो, NH2- को इमिडो, N-3 को नाइट्रिडो और नीचे 3 ऊपर माइनस, N3-1 को इसे बोलते हैं एजिडो।
इसे बोलते हैं एजिडो। चार्ज साइड में लिख लेना। चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने के लिए। -1 -2 एमिडो, -1 इमिडो, -2 नाइट्रिडो, -3 और आजिडो -1। नेक्स्ट है NO2 माइनस, इसे बोलते हैं नाइट्रो, चार्ज -1। नेक्स्ट है ONO माइनस, इसे बोलते हैं नाइट्रिटो, चार्ज है -1। नेक्स्ट है NO3 -1, इसे बोलते हैं नाइट्रेटो, चार्ज कितने हैं -1। चार्ज कितना है -1। नाइट्रेटो हो गया। उसके बाद लिखना है यहाँ पे और भी बहुत है मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगैंड में, ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब आप IUPAC नोमेनक्लेचर करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सा लिगैंड प्रेजेंट होगा ये आपको पता नहीं होगा एग्जाम के अंदर। तो ये सारा का सारा लिगैंड का नाम, उसके साथ साथ उसके चार्ज भी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि जब एग्जाम में आ जाए कोई भी लिगैंड तो आपसे वो क्वेश्चन छूट ना जाए, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखना CN-, इसे बोलते हैं सियानिडो। देखिए आपके किताब में जो स्टेट ब्यूरो का किताब है वहाँ पे सियानो लिखा गया होगा और कोई भी किताब में सियानो लिखा गया होगा। और जो सियानो है वो ओल्ड कन्वेंशन था, जो लेटेस्ट IUPAC का कन्वेंशन है इसके हिसाब से हम सियानिडो से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज कितना हो जाएगा -1। NC-1, इसे बोलेंगे आइसोसियानिडो। OCN-1, इसे बोलेंगे सियानेटो। CNO-1, इसे बोलेंगे आइसोसियानेटो। आइसोसियानेटो, चार्ज लिख लेना पास में, आइसोसियानेटो। SCN, थायोसियानेटो। NCS-, आइसोथायोसियानेटो, आइसोथायोसियानेटो। अब आपके पास है SO4-2, इसका नाम है सल्फेटो। चाहे आप PHATO लिखो और चाहे आप SULFATO लिखो, एक ही बात है, सल्फेटो। चार्ज हो गया -2 है। ये जो सल्फेटो, ये वाला जो स्पेलिंग है ये ब्रिटिश इंग्लिश से लिया गया है और ये जो स्पेलिंग है FATO ये अकॉर्डिंग टू IUPAC FATO लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश PHATO लिखते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद आप लिखना SO3-2, इसे सल्फिटो कहते हैं, सल्फिटो कहते हैं। उसके बाद और एक लिगैंड है PO4-3, इसे कहते हैं फॉस्फेटो। क्या कहते हैं? फॉस्फेटो। चार्ज -3 है और सल्फिटो का चार्ज कितना है -2 है। और नेक्स्ट है CO3-2, इसे कहते हैं कार्बोनेटो। कार्बोनेटो, चार्ज कितना है -2 है, कार्बोनेटो। तो इन टोटल हमारे पास जितने भी मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगैंड था, इन टोटल हमारे पास जितने भी मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगैंड था बोर्ड पे मैंने लिख लिया। आप इसे क्या करोगे, सारा लिगैंड जो नेगेटिव लिगैंड है एक के बाद एक याद कर लेना और अच्छे से उसी के साथ साथ उसका नाम अच्छे से याद कर लेना और इसके साथ साथ उसका चार्ज भी याद कर लेना। जब नाम आपको याद हो जाएगा तो IUPAC नोमेनक्लेचर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा और चार्ज जब याद हो जाएगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन करने में भी कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं फील होगा। तो ये था हमारा मोनोडेंटेट नेगेटिव लिगैंड का लिस्ट और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पॉजिटिव लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड और जितने भी लिगैंड क्लासिफिकेशन किए थे उसके बारे में।